गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम आपको प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर से गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बता रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में जो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा में कुछ पॉइंट जो है शेष रह गए थे, पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, जो शेष पॉइंट था उसमें मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात ये रेखा सी पी जो है क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी पी और सी से होकर जो रेखा जाएगी वो क्या कहलाएगी, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। अवतल दर्पण में भी सी और पी से होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु। फोकस बिंदु ये कैपिटल लेटर में एफ लिखा गया है और ये ध्रुव क्या है, पी। तो गोलीय दर्पण के फोकस एफ, गोलीय दर्पण के फोकस एफ और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव पी से होकर जाने वाली रेखा या गोलीय दर्पण के फोकस एफ और दर्पण के ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से व्यक्त किया जाता है, इसे एफ से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद इसमें की नेक्स्ट परिभाषा है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल किसको कहते हैं, फोकस से होकर जाने वाली रेखा। ये डॉट लाइन से आपको दिखाया गया है, फोकस से होकर जाने वाली रेखा जो कि मुख्य अक्ष की लंबवत होती है। ठीक, फोकस से होकर जाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष की लंबवत हो या अविलंबवत हो, उसी को क्या कहते हैं, फोकस तल कहा जाता है। यहाँ फोकस तल की परिभाषा है, देखिए, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के लंबवत, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाली रेखा फोकस तल कहलाती है। फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, या फोकस से होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती, फोकस तल कहलाती है। इसमें चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में ये डॉट लाइन से आपको फोकस बिंदु से अक्ष के लंबवत दिखाया गया है। यही तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। और ये उत्तल दर्पण में भी आपको डॉट लाइन से दिखाया गया, फोकस से होकर ऊर्ध्वाधर तल जो है, जो कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत है, उसी को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। उसके बाद में अगली परिभाषा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा देखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, उसमें जो है उसका जो व्यास होगा परावर्तक तल का, वही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध, दोनों के बीच
क्या संबंध बनता है, उस संबंध के बारे में आइए चर्चा करते हैं। दिया गया है एक, चाहे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए एफ और आर में संबंध अलग अलग है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो दिया गया है दर्पण M1 M2, क्या है, दर्पण M1 M2। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ठीक, ध्रुव क्या है, P है, मुख्य अक्ष CP है, फोकस बिंदु F है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण AM दर्पण के बिंदु M पर पड़ रही है, दर्पण के बिंदु M पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात परावर्तित किरण F से होती हुई B की दिशा में निकल जाती है। ठीक, C को बिंदु M से मिलाया गया है, C को बिंदु M से मिलाया गया है। ये CM अभिलंब है किस बिंदु पर, C पर, सॉरी, ये CM अभिलंब है बिंदु M पर। ठीक, अभिलंब क्यों है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से, दर्पण की वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस बिंदु पर अभिलंब होती है, उस बिंदु पर अभिलंब का कार्य करती है, उस बिंदु पर अभिलंब का कार्य करती है। इस स्थिति में AM क्या है, आपतित किरण बन रही है, AM क्या है, आपतित किरण बन रही है और MF क्या हो रही है, परावर्तित किरण हो रही है तथा CM क्या है, अविलंब का कार्य कर रहा है। CM क्या है, अविलंब का कार्य कर रहा है। तब इस कंडीशन में प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम देखते हैं कि कोण AMC, कोण AMC बराबर कोण हो जाएगा किसके, CMF के, CMF के, अर्थात AMC क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण को I से, और CMF ये क्या है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण को R से निरूपित करते हैं। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, कोण I बराबर किसके हो जाएगा, कोण R के हो जाएगा और इस कोण को हम मान लेते हैं क्या, एक मान लिया जाता है, इसका नाम दे दिया जाता है कोण एक, अर्थात कोण MCF, कोण MCF को क्या माना गया है, एक माना गया है। तो यहां से क्योंकि कोण I बराबर कोण R है, कोण I बराबर क्या है, कोण R क्यों है, परावर्तन के नियम से, क्यों है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन का नियम यह है कि आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है। ठीक, आगे देखेंगे, क्योंकि ये आपतित किरण AM, आपतित किरण AM मुख्य अक्ष CP के समांतर है, आपतित किरण AM मुख्य अक्ष CP के समांतर है, जो समांतर AM समांतर क्या है, CP है। तो ऐसी स्थिति में अविलंब CM एक तिर्यक रेखा का कार्य कर रहा है, ये CM अविलंब है और ये जो है समांतर किरणें AM और CP के लिए तिर्यक रेखा का कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1, कोण I बराबर कोण 1 के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण कैसे बन जाएंगे, जब दो समांतर रेखाओं को, एकांतर कोण कहां से बनेगा, देखेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, ये दोनों एकांतर कोण कहां से होंगे, क्योंकि AM समांतर है किसके, CP के, AM समांतर है किसके, CP के। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस पर बने एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण I बराबर किसके होगा, कोण 1 के, कोण I बराबर किसके, कोण 1 के हो जाएगा। और इधर पॉइंट नंबर 1 से है कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर किसके है, कोण R के, और यही कोण I बराबर हो रहा है किस कोण के, 1 के। इसलिए
इसलिए कोण आर बराबर किसके हो जाएगा? कोण 1 के। कोण आर बराबर क्या हो जाएगा? कोण 1 के हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण AMC अर्थात इसको क्या कहते हैं? कहेंगे आई बराबर कोण CMF, ये क्या है? आर है। यहां से यह कोण आई बराबर कोण आर। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और कोण आई बराबर कोण ए तथा कोण आई बराबर कोण ए। क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। ये संबंध 1 हो जाएगा और ये संबंध 2 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे संबंध 1 और 2 से। संबंध 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर और कोण आई बराबर कोण 1 के, इसलिए क्या हो जाएगा? संबंध 1 और 2 से कोण आर बराबर कोण 1, कोण आर बराबर कोण 1। जब कोण आर बराबर कोण 1 हो गया है तो ऐसी स्थिति में इसलिए CF बराबर क्या हो जाएगा? MF के। क्यों? क्योंकि त्रिभुजों के प्रगुण में है कि यदि त्रिभुजों के प्रगुण में जो है यदि दो कोण क्या हो, किसी त्रिभुज के 2 कोण क्या हो? समान हो, तब उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए CF बराबर MF, ये CF बराबर हो जाएगा किसके? MF के। यदि जो है दर्पण का द्वारक क्या हो? अत्यंत छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो? अत्यंत छोटा हो, तो ये यम P पर स्थित हो जाएगा, यम P पर स्थित हो जाएगा। तो ये MF बराबर हो जाएगा किसके? PF के। आगे देखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो यम P पर होगा, यम P पर होगा। इसलिए MF बराबर हो जाएगा PF के। इसको संबंध हम, ये जो है 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखेंगे संबंध 3 और 4 से, संबंध 3 और 4 से आगे। इसलिए या अब संबंध 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा? CF बराबर है MF के, और यही MF बराबर है किसके? PF के। जब CF बराबर MF और MF बराबर PF, तो यहां संबंध 3 और 4 से MF बराबर हो जाएगा PF के। यहां से संबंध 3 एवं 4 से MF बराबर PF हो जाएगा। और जब MF बराबर PF के तो CF बराबर किसके हो जाएगा? PF के। इसलिए CF बराबर PF और PF है क्या? PF है क्या? किसके बराबर है? F के बराबर है। PF किसके बराबर है? F के बराबर है। यहां से क्योंकि PF बराबर F है और CP बराबर ये भी किसके है? F के है, ठीक। इसलिए CP को लिखा जा सकता है क्या? CF प्लस PF। ये CP बराबर क्या लिख सकते हैं? CF प्लस PF। और CP है क्या? वक्रता त्रिज्या। ये CP है क्या? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को जो है हम R से इंडिकेट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे इंडिकेट करते हैं?
आर से, तो यहाँ सीपी बराबर क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा। सीपी बराबर किसके हो जाएगा, आर के। और सीएफ तथा पीएफ किसके बराबर हैं, एफ के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, सीएफ और पीएफ एफ के बराबर हैं। इसलिए जहां सीपी है वहां भी हम क्या करेंगे, एफ रखेंगे, और पीएफ की जगह पे भी क्या करेंगे, एफ रखेंगे। ऐसी स्थिति में आर इक्वल टू बन जाएगा 2एफ के। आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2एफ के। यहां से आर इक्वल टू 2एफ, यह एफ इक्वल टू आर बटे 2 बन जाएगा। ये फॉर्मूला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच अवतल दर्पण के लिए। ठीक, अवतल ये जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का व्यंजक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।